बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो कि नावल है थॉमस हार्डी की जानिब से। थॉमस हार्डी के जब भी हम जिक्र करें तो हमारे जहन में एक चीज़ तो मस्ट आती है, वो है पैसिमिज़म और उनका नेचर के बारे में पैसिमिस्टिक व्यूज़। ही वॉज टू मच पैसिमिस्टिक। उनका ज़िंदगी के जो रवैये हैं, ज़िंदगी के जो हालात और फिर जो नेचर का इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ के इंसिडेंट्स पे, बिहेवियर पे, वो बहुत ही पैसिमिस्टिक अप्रोच लिए हुए हैं। और हम देखते हैं कि मोस्टली जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, उन्होंने नेचर को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट किया है। अगर हम शेक्सपियर की बात करें, वर्ड्सवर्थ की बात करें, तो वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को मदर कहता था। वो उसके लिए ऐसी थी जैसे एक माँ का प्यार होता है, खूबसूरती और अम्यूज़मेंट एंड लाइफ एंड जॉय एंड सेटिस्फेक्शन और एक पीस फुल इन्वायरमेंट उसे लगता था नेचर का। उसे लगता है कि नेचर बहुत मेहरबान है। लेकिन जब हम बात करते हैं थॉमस हार्डी की, तो वो नेचर को बिल्कुल ही क्रूअल और एक ऐसी चीज़ मानता है कि जो कि इंसान के हमेशा ख़िलाफ़ रही है और हमेशा जो इंसान करना चाहता है, जो इंसान की विल है, उसके बिल्कुल अपोजिट कराती है। और हमेशा नेचर इंसान को प्रोवाइड करती है बहुत ही सफरिंग्स और पेनफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया होगा कि किस किस्म का नावल है टेस्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जब बात करता है हमेशा पैसिमिज़म की और सफरिंग्स की और पेन की, थॉमस हार्डी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका नावल भी इसी तरह की चीज़ें प्रेजेंट करेगा। तो यही चीज़ें हैं टेस्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स के अंदर। हम देखते हैं कि टेस्ट जो है डी ऑर्बिटल्स की, उसके साथ किस किस्म के इंसिडेंट्स पेश आए हैं और फिर हम कौन कौन से एलिमेंट इसमें से उठा सकते हैं जो कि पैसिमिस्टिक कहलाएंगे, जिसके अंदर उसने नेचर को पैसिमिस्टिक व्यू से पेश किया है। टेस्ट का करैक्टर किस तरह से हम देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम समरी को डिस्कस करने के बाद देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसकी समरी से। हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम है टेस। टेस के जो फादर हैं, नावल के शुरू में टेस के जो फादर हैं जॉन डर्बीफील्ड, उनको पता चलता है कि हम जो ये इतनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, असल में हम गरीब नहीं हैं, हमारा शजरा नसब बहुत आला है और हम जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो कि बहुत ही आला नसब और मतलब वेल्दी लोग हैं। तो वो जॉन डर्बीफील्ड कहता है कि मुझे फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ताल्लुक़ तो इतनी नोबल फैमिली के साथ है। वो काम करने से मना कर देते हैं, बिल्कुल शराब में धुत हो जाता है और उसकी वालदा की भी यही सूरत हाल होती है। तो अब टेस्ट जो होती है उसको फैमिली की जो है वो ड्यूटी उठाना पड़ती है। तो वो अपनी फैमिली के लिए अर्निंग के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में वो क्या होता है, सो जाती है और उसका जो हॉर्स है वो मर जाता है। यानी कि वो हम कह सकते हैं कि गधा गाड़ी के ऊपर होती है वो, तो उसका जो हॉर्स चला रहा होता है उसकी रेडी को, वो मर जाता है, उसको ठोकर लग जाती है क्योंकि वो जो होल की होती है टेस्ट, उसे टेस्ट सो जाती है और इतनी देर में उसका जो घोड़ा है वो मर जाता है। तो ये इंसिडेंट अब टेस्ट हो जाता है स्टार्ट में ही। तो टेस्ट इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। वो समझती है कि अगर मैं ना सोती तो इस तरह ना होता। हालांकि असल जिम्मेदार तो उसका बाप था, जिसको पता चला कि मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, तो वो शराब में धुत हो गया कि ठीक है अब हमें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कहाँ से आएंगे पैसे ये उसको पता ही नहीं था। और बहुत ड्यूटीफुल टेस्ट जो है वो साबित हुई और उसने ये जिम्मेदारी उठाई। लेकिन आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये थी कि टेस्ट का जो घोड़ा था वो मर गया इस सूरत हाल में। अब मज़ीद कोई रास्ता नहीं बचता कमाने के लिए, तो टेस्ट के जो वालदैन हैं वो उसको डी ऑर्बिटल्स फैमिली में भेजते हैं, मिसेस डी ऑर्बिटल्स के पास, ताकि वो वहाँ पे जाए और उन्हें बताए सारी सूरत हाल कि हम भी उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें भी वो वेल्थ में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन वो वहाँ जाके ये सारी बातें नहीं करती। टेस्ट वहाँ पर जाके कहती है कि मुझे कुछ काम करने के लिए दे दिया जाए, जिसके बदले में मुझे कुछ तनख्वाह दे दी जाए, जिससे मेरे और मेरे घर वालों का गुजर बसर हो सके। वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि मिसेस डी ऑर्बिटल्स का बेटा होता है, जिसका नाम है एलेक्स टॉक डी ऑर्बिटल। उसको टेस्ट पसंद आ जाती है और वो टेस्ट को इम्प्रेस करने लगता है। काफ़ी उसके साथ वक्त बिताता है, कभी उसको घर छोड़ने जाता है, कभी उसको घर से पिकअप करता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर वो टेस्ट को अनविलिंगली सेड्यूस करता है, उसका रेप करता है, जिसके नतीजे में टेस्ट प्रेग्नेंट हो जाती है और एक मुर्दा बच्चे को जन्म देती है। जाहिर सी बात है अब सोसाइटी के अंदर टेस्ट उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह वो एक वर्जिन वुमेन के तौर पे एक्सेप्टेबल थी, और जो उसकी इज्जत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। लोग जो है वो उसको जीने नहीं देते, उसको बहुत तंग करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए और फिर फैमिली के लिए अर्निंग भी चाहिए, तो टेस्ट क्या करती है, वो टॉल बथेस डेयरी फार्म में चली जाती है, जहाँ पे लोग बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा उसको वार्म वेलकम करते हैं। और वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका
जिसका नाम है एंजल क्लियर, जो कि पहले भी नावल के शुरू में हमें बताया जाता है कि एक दफ़ा टेस को मिलता है और टेस उसे काफ़ी इंप्रेस होती है, लेकिन फिर उनकी बातचीत नहीं बढ़ पाती और वहाँ पे एंजल क्लियर उसको पसंद करने लगता है। आखिरकार वो टेस को प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टेस जो है वो काफ़ी दफ़ा उसको अपनी हकीकत बताने की कोशिश करती है कि मेरे पास में ये इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं बता पाती। और शादी वाली रात जो एंजल क्लियर है वो कन्फेस करता है कि मेरे पास में इस तरह लड़कियों से ताल्लुकात थे और इस तरह के मेरा वक्त गुजरा, तो वो उसको माफ़ कर देती है टेस। और फिर अपना भी बताती है कि एलेक ने किस तरह उसको सीड्यूस किया, जिसके नतीजे में उसका एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। तो एंजल क्लियर उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुमने मुझे धोखा दिया। और वो उसको छोड़ के चला जाता है। वो ब्राज़ील में जाके शिफ्ट हो जाता है इंग्लैंड से। अब टेस एक दफ़ा फिर अकेली हो जाती है और वहाँ से उस काम से भी उसको निकाल दिया जाता है। अब फिर वो अपने घर वालों की अर्निंग के लिए, अपने घर वालों का पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करने के लिए ढूंढती है। तो इसी रास्ते में उसे एलिक डीयरबीवेल दोबारा नज़र आता है, जो कि एक प्रीचर, एक जो रिलीजन को पढ़ाने वाला है और रिलीजन की बातें करने वाला है, उसके तौर पर नज़र आता है। तो वो कहती है कितना झूठा इंसान है, खुद इसने कितने गुनाह किए और अब ये प्रीचर बन के। फिर जब एलिक की नज़र पड़ती है दोबारा से टेस्ट पर, तो वो दोबारा से उसकी जो लस्टफुल आई है वो ओपन हो जाती है और वो दोबारा टेस्ट को परसू करता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा और मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा। इतनी देर में टेस्ट को पता चलता है कि उसके वालिद की डेथ होगी और बिल्कुल उनका घर भी छीन चुका है और उसके माँ, बहन और भाई जो है वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में टेस्ट अब सोचती है कि मैं क्या करूँ। और आखिरकार जब फाकू पे नौबत आ जाती है और बिल्कुल जो है वो हाली आसमान के नीचे उसके माँ को और बहन भाई को लेकर रहना पड़ता है, तो वो राज़ी हो जाती है रहने के लिए साथ एलिक के। अब वो एलिक के साथ वक्त गुजार रही होती है तो उधर एंजल जो है वो ब्राज़ील में उसको एहसास होता है कि नहीं, मैंने अपनी बीवी के साथ गलत किया, वो तो मेरे गुनाह माफ़ करने को तैयार थी, मैं नहीं था तैयार। तो वो सोचता है कि मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन जब वो वापस आता है तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। इसी सूरत हाल में टेस क्या करती है, वो कत्ल कर देती है एलिक का कि ठीक है एंजल वापस आ गया, एलिक से मैं अपनी जान छुड़ा के एंजल के साथ दोबारा रहूँगी। लेकिन जब वो उसको कत्ल कर देती है तो जाहिर है पुलिस उसके पीछे आ जाती है और आखिरकार वो छुपते छुपाते एंजल और टेस कहीं ना कहीं पहुँच जाती हैं। लेकिन पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और टेस को लेके चली जाती है और टेस को जाहिर है इस कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा हो जाती है। और टेस जाहिर पे कहती है कि तुम मेरी सिस्टर, एंजल को कहती है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी कर लेना, क्योंकि मैं वर्जिन नहीं थी, वो वर्जिन है और बाकी मेरी वाली तमाम खसूसियात भी मेरी बहन के अंदर हैं। तो आखिर में हमें दिखाया जाता है कि टेस जो है वो उसको फांसी दी जा रही है और एंजल क्लियर और टेस की सिस्टर वहाँ हाथ में हाथ पकड़े ये मंजर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नावल ख़त्म हो जाता है, जो कि है टेस ऑफ डीयरबीवेल्स। हमें पता चला कि थॉमस हार्डी का जिस तरह का पेसिमिस्टिक व्यू है लाइफ के बारे में, जिस तरह की वो बातें करता है कि नेचर जो है उसने हमेशा हमारे लिए कुछ ऐसा प्लान किया होता है जो सफरिंग्स पे मुश्तमिल होता है। कहीं भी ज़िंदगी में कोई सुख, कोई चैन, कोई खुशी का एलिमेंट नहीं है। थॉमस हार्डी ने इसी नावल के अंदर कहा है कि हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी कि खुशी तो है ज़िंदगी में लेकिन इतनी सी जितनी एक बहुत बड़े ड्रामे के अंदर एक बहुत ही छोटी सी एपिसोड के अंदर छोटा सा सीन हो खुशी का, इतना ही हमें ज़िंदगी के अंदर खुशी मिलती है, वरना तो ज़िंदगी जो है वो आजमाइशों, दुखों और परेशानियों का ही नाम है। तो ये जो चीज़ है हमें टेस ऑफ डीयरबीवेल्स में भी नज़र आती है कि शुरू जैसे ही नावल होता है हमें पता चलता है कि टेस के साथ बैड एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं, फिर एलिक का उसे सेड्यूस करना, फिर उसके बाद उसके सोसाइटी का उसके साथ रवैया, फिर उसके मुर्दा बच्चे का पैदा होना, फिर उसकी शादी का एक हमें थोड़ा सा हम दिखाया गया कि एंजल को जो उससे मोहब्बत होती है वो एक उसकी ज़िंदगी में खुशगवार वाक़या वाली, उसके बाद शादी की रात ही एंजल उसे छोड़कर चला जाता है और फिर वो सोसाइटी के दर पे मारी मारी फिरती है और फिर आखिरकार उसको एलिक को कत्ल करना पड़ता है और खुद वो फांसी चढ़ जाती है। तो उसकी ज़िंदगी में खुशी कहाँ थी, सुकून कहाँ था, उसकी ज़िंदगी में कहाँ थे वो हैप्पीनेस के एलिमेंट जो कि सोसाइटी बाकी को तो प्रोवाइड किए गए थे। तो कुछ कंट्राडिक्शंस भी इस हवाले से पाई जाती हैं कि एलिक तो फिर अपनी तमाम ख्वाहिशात को हासिल करने में कामयाब हो गया था, तो क्या सोसाइटी के अंदर फिर इंसान को सेल्फिश होना पड़ता है वो तमाम जो है वो खुशियाँ हासिल करने के लिए, तमाम सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए? क्या नेचर उन लोगों को खुशियाँ प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि एक फेयर तरीके से चलते हैं और फेयर तरीके से जो है अपनी लिविंग गुजारने की कोशिश करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो थॉमस हार्डी फेमस है अपने नावल्स में रेज करने के लिए। आई होप कि आपको नावल की समझ आ गई होगी। अगर आपको नावल की समझ आ गई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।